नमस्कार दोस्तों, आज है 10 मार्च। इस वीडियो में हम 8 से लेके 10 मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को लेकर। तो हुआ क्या है कि आतंकवाद से संबंधित स्थिति को देखते हुए एक रिपोर्ट आती है, उसका नाम क्या है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें ये बताया गया है कि कौन से देश में जैसे ज़्यादा आतंकवाद है, आतंकवाद प्रभाव ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है बुर्किना फासो, एक देश है। बुर्किना फासो कहाँ पे है, तो अफ्रीका की हम जब बात करते हैं तो अफ्रीका में नाइजीरिया और इसके पास ऊपर मिलेगा एक बुर्किना फासो, जो पहले स्थान पे है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, बुर्किना फासो है। चौथे नंबर पे है पाकिस्तान का स्थान, पर भारत का स्थान हमें याद करना है वो कौन सा है, 14वां स्थान है। वैश्विक मौतों में बताया गया है कि 14% के आसपास क्या है, गिरावट आई है। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ देखी गई है, वृद्धि जहाँ अपराध में वृद्धि हुई है आतंकवाद में, तो वो नाइजर में देखी गई है 91%, और पाकिस्तान में भी वृद्धि देखी गई है यहाँ पे। बाकी एरिया में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है। तो पाकिस्तान में वृद्धि हुई है। 2023 में 517 मामले हुआ करते थे, अब कितने हो गए, 1000 के आसपास। हमें क्या याद रखना है कि दो चीज़ें, सबसे ज़्यादा जो बेकार जो है देश वो कौन सा है, बुर्किना फासो। तो पहले टॉप पे है जहाँ आतंकवाद सबसे ज़्यादा है। भारत की स्थान कौन सा है, 14वां स्थान। चौथा स्थान किसका है, पाकिस्तान का स्थान। अगला है प्रोजेक्ट हक, HAKK। तो प्रोजेक्ट हक है पूर्वी सैनिक, जो पूर्व सैनिक हैं भारत के, उनके लिए एक नई पहल है। किसके लिए, HDFC के द्वारा है। तो HDFC ने भारतीय वायुसेना और CSC अकादमी के साथ AMU जो है हस्ताक्षर किया है। मेन है कि भारतीय वायुसेना के साथ जो HDFC का समझौता हुआ है, इसका नाम है प्रोजेक्ट हक को लेकर हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। तो हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र है, तो इम्पोर्टेंट है। हवाई आ गया तो किससे संबंधित है, वायुसेना से संबंधित है। तो पूछा जाए तीनों सेनाओं से संबंधित है, नहीं, हवाई वाला है मेन। तो हवाई ये है, इसका अर्थ क्या है, सर्विंग दोज हु हैव सर्व्ड। तो ये इम्पोर्टेंट इसका जो मेन है उद्देश्य क्या है, भारतीय जो सेना में जो रक्षा सेवक हुआ करते थे, पूर्व सैनिक हुआ करते थे, उनको और उनके परिवार के लोगों को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। लाभार्थी होंगे सारे जो पुराने हजारों सैनिक हैं वो और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। तो हमने देखा प्रोजेक्ट हक है, इसमें अभी प्रारंभिक केंद्र के रूप में इसमें 25 प्रारंभिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव ये सब केंद्र के रूप में स्थापित किए गए हैं। उसके बाद एजेंसी देखें तो CSC, हम कॉमन सर्विस सेंटर जो देखते हैं वही है, CSC अकादमी है। तो कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसमें जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं होंगी, जैसे आधार, पैन, स्पर्श क्या है, जो पेंशन वाला है, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी। मतलब 500 से ज़्यादा यहाँ पे सेवाएं दी जाएंगी। अब अगला देखें, सिडबी और फेडरल बैंक का MSME वित्त पोषण। अब तो ये इम्पोर्टेंट है, अभी फेडरल बैंक का जो वो बनाई गई है, विद्या बालन को इसका जो मेन बनाया गया है, मतलब एक तरीके से ऐड के लिए। तो अब सिडबी और फेडरल बैंक का MSME वित्त पोषण है। तो सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है, सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए फंड वगैरह देता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक ने MSME को आसान वित्त पोषण हो सके इसके लिए एक समझौता किया। मुख्य उद्देश्य क्या है, MSME से जो जुड़े लोग हैं, जो छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग चलाते हैं, उनको आसानी से जो है लोन वगैरह, फाइनेंस है, मशीनरी, उपकरण है, इनके लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। तो इसका मतलब इसका है MSME के लिए। तो किसने किया है, सिडबी और फेडरल बैंक के बीच समझौता हुआ है। उसके अलावा अगला देखें तो चूंकि अभी महिला दिवस मनाया गया था, तो महिला अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल पहल भी एक शुरू की गई है। तो नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जो प्रोफेसर हैं SP बघेल, जो राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं, और साथ में ये पहल को स्टार्ट किया गया। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया गया, महिला अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल तो दिल्ली में ही किया गया। उद्देश्य क्या है
कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी ग्राम पंचायत बनाई जाए जो महिला अनुकूल हो, जहाँ पर लैंगिक संवेदनशीलता, बालिका अनुकूलन शासन को बढ़ावा मिले। साथ ही इस पहल में UN जो FPA है, मतलब यूनाइटेड नेशंस जो जनसंख्या कोष है, उस जनसंख्या कोष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी इसमें भागीदारी रहेगी। तो महिलाओं के लिए क्या बनाना है, एक पंचायत अनुकूल बनाना है। इसके बाद पंजाब सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट हिफाजत। तो हिफाजत अगर प्रोजेक्ट पूछ लेगा किससे संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। तो उद्देश्य क्या है, महिला और बच्चों की सुरक्षा को करना है। तो प्रोजेक्टर हिफाजत पूछ ले तो महिला और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही इसकी तिथि देखें तो 25 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 से एक दिन पहले से ये लॉन्च किया गया था। संबंधित मिशन तो भारत में क्या चल रहा है पहले से ही, जैसे ये प्रोजेक्ट हो चलते हैं, मिशन शक्ति, वात्सल्य, इनके तहत 24 घंटे 7 दिन तक क्या हो जाएगा, सुविधाएं मिलती रहेंगी। परियोजना का लाभ मेन क्या है, प्रोजेक्ट हिफाजत किसने चलाया, पंजाब ने। उद्देश्य क्या है, महिला बच्चों के लिए सुनिश्चित करना है हिफाजत। तो ये है। तो इसमें अगर पूछ लेगा आतंकवाद से संबंधित है, अब ये ऑप्शन में क्या देगा, प्रोजेक्ट हिफाजत आतंकवाद से संबंधित है या और कुछ। अगला है, एक हमने आर्टिकल देखा था कि अमेरिका क्या कर रहा है, जो क्रिप्टो है उन क्रिप्टो को अपनी जैसे RBI जिम रखता है ना रुपए वगैरह, तो करेंसी वगैरह गोल्ड रखना पड़ता है, तो अमेरिका रणनीतिक जो भंडार है उसमें बिटकॉइन को भी रखने लगा है। तो 6 मार्च को अमेरिकी सरकार ने रणनीतिक बिटकॉइन भंडार के स्थापित करने का आदेश दिया है। तो अभी क्या होता है, जैसे एक RBI जितना रुपए छापता है उतना उसके पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, विदेशी करेंसी, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब अमेरिका ऐसे जो रखा करेगा उसमें बिटकॉइन भी देखा जाएगा। इस भंडार का मुख्य विशेषता क्या है कि सरकार अपने पास बिटकॉइन नहीं, मतलब सरकार अपने पास रखे बिटकॉइन नहीं बेचेगी इसमें, और इसे डिजिटल फोर्ट नॉक्स के रूप में विकसित किया गया है, जहां बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे गोल्ड रखते हैं बैंक है, तो ये डिजिटल रखेगा। तो ये पूछा है कौन रखेगा, तो अमेरिका रखेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से बिटकॉइन के साथ साथ ईथर है, XRP है, सोलान है, कार्डोना है, ऐसी क्रिप्टो रखी जाएंगी इसमें। इसके बाद है सुनील छेत्री को तो हम जानते हैं, पुराने अपने कप्तान भी रहे थे। उन्होंने क्या किया था, संन्यास ले लिया था। अब वो संन्यास वापस ले रहे हैं 40 साल की उम्र में, तो दोबारा से वो आएंगे। तो बस इतना है कि किसने अभी संन्यास से वापस लिया है, सुनील छेत्री ने। इसके बाद MSME के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल आया। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, इसका उद्देश्य है कि MSME को ऋण की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके। MSME को जैसे ऋण लेना होता है तो टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो नए क्रेडिट असेसमेंट में क्या होगा, जो असेसमेंट होगा वो कैसा होगा, जल्दी हो जाएगा, तो बैंकों से तुरंत हो जाएगा। तो इस वजह से आसानी से ऋण मिल जाएगा MSME को। तो सार्वजनिक क्षेत्रों के द्वारा इन हाउस मॉडल पर इसे निर्माण किया गया, मतलब ऑटोमेटेड सारी चीज़ें होंगी ऋण के लिए। इसके बाद प्रधान पति की कुप्रथा के विरुद्ध बॉलीवुड में स्टार्ट हुआ है। तो ये है, प्रधान पति क्या होता है कि पंचायतों में आरक्षण के कारण, जो महिला आरक्षण सीट होती है ना पंचायतों में, तो उसके कारण सीट पे जीत तो कौन जाता है, महिला को खड़ा कर दिया जाता है, पर अधिकार किसके पास रहता है, पति के पास रहता है। जैसे पंचायत सीरीज वगैरह में ही दिखाया गया है। तो प्रधान पति की अवधारणा है वो संविधान और हमारे लिए वैसे ही सही नहीं है, तो इसके लिए भी थोड़ा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, ताकि ऐसी प्रथाओं को रोका जा सके। तो संविधान का 72वां जो हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या है कि महिलाओं को लिए सीटें आरक्षित की गई थी। तो वर्तमान में वही सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। तो पंचायतों में 73 वाले में ये पंचायतों में महिलाओं के लिए किया गया है। उसके बाद लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत में भी प्रभाव देखा गया है, जो मतलब पंचायत सीरीज है उसमें भी दिखाया गया, तो इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अगला है परिसीमन की ज़रूरत और दक्षिण भारत की आशंकाएं। तो परिसीमन, अब चूंकि हर एक जनगणना के बाद आर्टिकल जो 82 है वो कहता है कि क्या होना चाहिए, कि एक परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन में क्या होता है, जो सीटें हैं वो उनका परिसीमन के आधार पर अलग अलग तरीके से दोबारा बांटा जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बदली तो सीटों में क्या हो, एरिया
एरिया जनसंख्या क्षेत्र बदला जाता है। तो परिसीमन का उद्देश्य होता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का नई जनसंख्या के अनुसार क्या किया जाए, पुनर्वितरण किया जाए। तो लोकसभा विधानसभाओं की सीटों का अब पहली बार जो हुआ था परिसीमन 51 में हुआ था, मतलब देश आज़ादी के बाद पहली जनगणना के बाद हो गया था। दूसरा हुआ था 61 में, मतलब फिर 10 साल बाद। तीसरा भी हुआ था 71 में। तो शुरू के 3 होते रहे। फिर क्या हुआ, जनगणना के बाद 73 में हुआ। हर एक जनगणना के बाद अगले वर्ष हो जाएगा। पहला 51 के बाद 52 में, फिर 61 के बाद 62-63 की तरफ, और 71 के बाद 73 में। मेन बात है कि अगर ये पूछा जाएगा कि किस जनगणना के बाद हुआ, ये नहीं कि कब हुआ है। अगर हम जनगणना याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि शुरू की तीनों जनगणनाओं के बाद परिसीमन हुआ था। फिर 71 के बाद 73 में हुआ, पर 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जो 76 में आया था उसमें ये कह दिया गया था जो 71 वाली जनगणना के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं 73 में, वही सीटें बनी रहेंगी 1 तक। फिर 1 के बाद आके दोबारा से क्या कह दिया गया, अब 2026 तक बनी रहेंगी, तो सेम सीटें, तो परिसीमन वाला। तो ये है। अब दक्षिण भारत की मुख्य आशंकाएं क्या है। अब दक्षिण भारत जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करते हैं प्रतिनिधियों, मतलब उनके यहाँ क्या है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनसंख्या कम हो रही, पर उन्हें प्रतिनिधित्व तो कम मिलेगा ना। तो एक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की वो कहते हैं हमें सज़ा मिल रही है। तो ये थोड़ा जनसंख्या साउथ वाला एरिया क्या है, इसका विरोध कर रहा है। इसके बाद है भारत खरीदेगा T-72 टैंक किससे, रसिया से। तो पूछा जाए कि T-72 टैंक कहाँ से खरीद रहा है भारत, रसिया से। तो रूस की कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट करके, तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है ये कंपनी, इससे हम T-72 खरीदेंगे। मेन बात है किससे खरीद रहे हैं, रसिया से खरीद रहे हैं। इसके बाद है डेनमार्क में, जैसे अपने अभी पोस्ट ऑफिस चलते हैं, तो डेनमार्क में भी अभी पारंपरिक पत्र वितरण चलता था, उन्होंने अब क्या कर दिया, उसे समाप्त ही कर दिया, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, मतलब हर एक जगह डिजिटल है, तो डाक सेवा को समाप्त कर दिया है। तो पूछा है किस देश ने डाक सेवा को समाप्त किया है, तो किसने, डेनमार्क ने। अब डेनमार्क कहाँ है, तो यूरोप में जब हम देखते हैं तो यूरोप में ऊपर की तरफ मिलता है, डेनमार्क है एक, तो ये है। इसके बाद है यूपी पुलिस को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिला है, मतलब स्मार्ट पुलिस के लिए जो अवार्ड मिला है वो यूपी पुलिस को मिला है फिक्की के द्वारा। तो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार फिक्की फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में ये दिया गया है। सम्मानित अधिकारी कौन है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत जो कुमार हैं, उन्हें मिला है। तो ये सारी चीज़ें वही को जो अभी कुंभ मेला वगैरह हुआ है, तो सारी चीज़ें अच्छी की गई हैं, तो ये सब है। इसके बाद है यूपी के 59 शहरों को GIS पर आधारित विकास की बात कही है। GIS क्या होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे ऑनलाइन हर चीज़ में क्या क्या कमी, क्या क्या चीज़ें, तो ये सब मतलब स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करने के लिए होता है GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 59 जो कितने 59 शहरों के लिए इस आधार पर विकसित किए जाएंगे। इनमें सभी मेन शहर हैं, वैसे तो है नहीं 59 शहर याद रख सकते हैं। मेन बात है कि उत्तर प्रदेश में 59 शहर किए जा रहे हैं, ये याद रख सकते हैं। इसके बाद है गोकुल और नंद बाबा दोनों पुरस्कार हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं, उन्हें वितरित किया गया है। तो कुल 107 दिए गए हैं, 36 महिला विजेता हैं। अब इनमें से अधिकतम आपूर्ति जो दूध वगैरह ये है। तो राज्य स्तर के समारोह में 107 उत्पादकों को सम्मानित किया, जिनमें 63 को गोकुल पुरस्कार, जो गोकुल पुरस्कार, और 44 को नंद बाबा पुरस्कार किसे सम्मानित किया। 36 महिलाएं हैं इसमें। तो पूछा जाए पुरस्कार दिया गया है किसके लिए, दुग्ध से संबंधित होता है ये, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद गोकुल पुरस्कार द्युति बदायूं के हरविलास, अब ये तो है नहीं किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है केसकर ठाकुर को साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी तो कौन है, नाम याद रखना है, का नाम है केसकर ठाकुर को। जो उनका बंगला उपन्यास है आरण्यक, कोई मैथिली जो है अनुवाद के लिए ये दिया गया है। तो केसकर ठाकुर को बंगला उपन्यास जो है आरण्यक का मैथिली अनुवाद के लिए ये दिया गया है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में दिया जाता है मेनली, तो किसमें, भारतीय भाषाओं में ये दिया जाता है। अब है अरण्यक, जो है ये अरण्यक विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक उपन्यास था, इसे इन्होंने किया है, तो ये देखा हमने। इसके बाद है भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 5वीं बार एशियाई खिताब जीता है। तो बस इतना याद रखना है, एशियाई खिताब किसने जीता है, महिलाओं ने। कहाँ जीता है, तो ईरान में आयोजित किया गया था, तो ईरान में आयोजित किया, महिलाओं ने इसे जीता है। इसके बाद अगला न्यूज़ है वो है प्रवण वेंकटेश को लेकर, इन्होंने वर्ल्ड
वर्ल्ड जूनियर शतरंज के चैंपियन बने हैं। तो वर्ल्ड जूनियर शतरंज के चैंपियन है प्रणव वेंकटेश। तो 18 वर्षीय हैं, तो प्रणव वेंकटेश को जो अवार्ड मिला है। इसके बाद अरविंद चिदम्बरम है। अरविंद चिदम्बरम को प्राग मास्टर्स का अवार्ड मिला है। दोनों चेस से ही संबंधित है, ये भी है प्रणव को भी। और उसके बाद है अरविंद जो चिदम्बरम है, इन्हें मास्टर्स मिला है प्राग में, तो इन्हें प्राग वाला है, तो ये याद रखना। इसके बाद है 19 में इंडियन सेरामिक एशिया का उद्घाटन हुआ है। 19 में इंडियन सेरामिक्स, तो इंडियन सेरामिक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में इसका एग्जीबिशन किया गया है। उसके बाद महत्व क्या होता है, सिरामिक जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं ये सिरामिक, जैसे ही रखे तो मिट्टी के बर्तन वाले जो चीनी मिट्टी टाइप के बनाए जाते हैं। तो प्रदर्शनी में सिरामिक इंडस्ट्री को नवाचार वगैरह ये सब दिया जाएगा, तो ये है इम्पोर्टेंट। इसके बाद सौर्य वेदनम उत्सव, तो सौर्य वेदनम उत्सव और मोतिहारी, तो सौर्य वेदनम उत्सव मोतिहारी, तो सुखोई लड़ाकू विमान, तो इस मतलब जो ये उत्सव मनाया गया कहाँ पे मनाया गया है, जो बिहार में, तो बिहार के गांधी मैदान में ये किया गया है। और नो योर आर्मी अभियान के तहत इसे आयोजित किया गया। इसमें सुखोई लड़ाकू विमान जो है सौर्य वेदनम उत्सव 2025 में भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान को जो मेन था वो केंद्र है, मतलब इस जो समारोह हुआ था उसमें मेन को केंद्र क्या रहा था, सुखोई जो जहाज है। इसके बाद T-90 टैंक भी है और रोबोटिक म्यून रोबोटिक से संबंधित कुछ प्रदर्शनी भी की गई है। किसमें, सौर्य वेदनम उत्सव में। मेन है कहाँ पे मनाया गया है, तो बिहार में, तो बिहार में याद रखना, बिहार में ये मनाया गया है। इसके बाद न्यूज़ देखें, छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट। अब पहले होता था बजट कागज़ के फॉर्म में आता था, आजकल जब हम देखते हैं सरकार का बजट किस में आता है, टैबलेट में आता है, टैब में लेके आती है तो निर्मला सीतारमण। पर अब सोचो उसी दौर में अब छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट और पेश किया गया है। तो यहाँ के वित्त मंत्री OP चौधरी हैं, उन्होंने ये क्या है ऐतिहासिक पहल के रूप में पूर्ण हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। और ये पहला अवसर है छत्तीसगढ़ का जहाँ कंप्यूटराइज बजट के स्थान पर हस्तलिखित किया गया है। 100 पृष्ठ का ये था, तो ये वाली ये मेन है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया याद रखना है। इसके बाद अंचिता शरद कमल हैं, उन्हें टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पूछा जाए कौन है, तो अंचिता शरद कमल हैं, उन्होंने टेबल टेनिस से, किससे, टेबल टेनिस से जुड़े। मेन बात ये टेनिस नहीं है, ये कौन सा, टेबल टेनिस से है, तो उन्होंने क्या किया है, संन्यास लिया है। इसके बाद अगला न्यूज़ देखें, अंजू राणा बनी पहली महिला संघीय विधि सचिव। तो अंजू जो है, अंजू राणा को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। जो IAS होते हैं तो सचिव नियुक्त किया गया है और भारत की पहली संघीय विधि सचिव बन गई हैं, वो संघीय विधि सचिव हैं। उनकी कैबिनेट नियुक्ति वगैरह ये तो कुछ नहीं है, मेन बात है कि ये अंजू राठी पहली बनी है विधि सचिव। इसके बाद ग्लास सीलिंग इंडेक्स आया है। अब ग्लास सीलिंग क्या होता है, जैसे महिलाओं के ऊपर एक अदृश्य दीवार काम करती है, मतलब जिनके जैसे अधिकार हैं उन सबको रोकना, और एक अदृश्य होता है, जैसे होता है ना एक वैसे दीवार, जैसे सीलिंग होती है, सीलिंग माने दीवार होती, तो ग्लास सीलिंग का मतलब होता है एक अदृश्य टाइप की दीवार होगी जो उनके अधिकारों को छीनती है, मतलब उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, जो कि मेनली होता है समाज के द्वारा। तो उसी में अभी क्या हुआ है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स में अभी तक स्वीडन ने क्या किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आइसलैंड पिछले 2 वर्ष से था, अब स्वीडन टॉप पे हो गया है। तो ये है इसके बारे में जो मिल ली है। अब है महिला समृद्धि योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। तो महिला समृद्धि योजना अगर पूछी जाए तो कौन से राज्य की है, ये तो दिल्ली कैबिनेट की है महिला समृद्धि योजना। इसमें क्या हो जाएगा, इस योजना के तहत 5100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है महिला समृद्धि योजना के तहत। तो इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख तक का वार्षिक आय वाली महिलाओं को जो पात्र होंगी उन्हें 2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब एक तरीके से हर एक महिला ही को हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख तक की आय काफ़ी हो जाती है, तो उससे कम अगर आय है तो उन्हें क्या मिलेगा, 2500 रुपये मेहनताना हर महीने मिलता रहेगा। तो ये इसके बाद है, बस इतना याद रखना, महिला समृद्धि योजना किस राज्य की है, तो दिल्ली की है। हरियाणा में नए आपराधिक कानून जल्द होंगे लागू। तो हरियाणा कानूनों को न्याय दिलाने वाला, कौन से आपराधिक कानूनों से न्याय दिलाने वाला पहला राज्य बनेगा हरियाणा। तो पूछा जाए नए आपराधिक कानून किस राज्य में आए, तो हरियाणा में आए हैं, और ऐसा करने वाला पहला ही है। इन नए कानूनों में अभी 31 मार्च से होंगे ही होंगे। तो जो नायब सैनी है वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने के द्वारा आपराधिक कानून कुछ दोबारा
से लाए गए हैं। इसके बाद राजस्थान में कोचिंग जो कोटा वाले में हम देखते हैं और मतलब बच्चे भी फांसी वगैरह लगा लेते हैं हॉस्टल वगैरह में, तो उन सब के लिए थोड़ा अब क्या है नए कानून आए हैं, तो छात्रों की सुविधा उनकी निगरानी भी की आएगी। जो राजस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन पर कंट्रोल और रेगुलेशन होगा। 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये वाली चीज़ हुई कोचिंग के लिए कहाँ पे आया है, तो जैसे उनकी मानसिक सहायता करना, हेल्पलाइन चलेगी, कोटा के कोचिंग हब में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के कारण ये चीज़ें कानून आए हैं। महिलाओं ने संभाला पीएम मोदी का इंटरनेट मीडिया का अकाउंट। जैसे होता है ना, मोदी जी खुद तो ट्वीट, जैसे प्रधानमंत्री हैं तो ज़्यादातर ट्वीट वगैरह होते हैं वो कोई और मतलब जो सचिव वगैरह होते हैं और जो लोग लगे होते हैं वो संभालते हैं थोड़ा सोशल मीडिया अकाउंट। तो हुआ क्या, अभी महिला दिवस पर 6 प्रतिभागी महिलाएं जो हुआ करती थी उन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट का उनके संचालन किया था मोदी जी के द्वारा। ऐसे में इनमें वैशाली जो शतरंज वाली हैं, उनके साथ ही बिहार की किसान उद्यमी अनीता देवी हैं, एलिना मिश्रा हैं बार्क की, इसरो की शिल्पी सोनी। इन लोगों ने मतलब कई लोगों ने क्या हुआ है मोदी जी का इंटरनेट का मीडिया अकाउंट देखा था एक दिन के लिए। अब है पहली बार वंदे भारत ट्रेन का संचालन सिर्फ महिला कर्मचारियों के द्वारा हो रहा है। तो वंदे भारत का पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये किया गया था, महिला दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय। इसमें मार्ग कहाँ था, शिवाजी टर्मिनल मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में ये किया गया था। इसका सौर ऊर्जा की क्षमता भी ये इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा। तो सौर ऊर्जा की क्षमता में अगर देखें तो भारत काफ़ी अच्छा जा रहा है। हम लगभग 100 टन के मतलब 100 के ऊपर निकलने वाले हैं। तो अगर हम देखा जाए 2026 में हम 9 गीगावाट से स्टार्ट किया था हमने, और 24 में हम 81 गीगावाट तक आ गए। तो 100 के आसपास हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। तो 100 अगर लक्ष्य प्राप्त कर लेते तो बड़ी बात होगी। मेन बात ये है, तो भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले दशक से हमने अभूतपूर्व आंकड़ा हासिल किया है। तो अब कितना हो गया है, 100 गीगाबाइट अभी हो गया है, 100 अब सोचो 100 से अगर हम ऊपर रहते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है 2030 तक हमें 500 गीगाबाइट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, वो फ़ायदा हो जाएगा हमें। तो ऐसे पिछले साल से ही हमने 20 तो बढ़ा लिया है। तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है भारत का। तो अगर पूछा है कितना हो गया है, 100 के आसपास हम पहुँच गए हैं। तो ये है। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च किया पिंक प्रॉमिस जर्सी। अब राजस्थान रॉयल्स हैं वो पिंक कलर की एक मैच में जर्सी को पहनते हैं, तो अब उन्होंने एक पिंक प्रॉमिस जर्सी भी लॉन्च की है। तो 8 मार्च को उन्होंने एक पिंक प्रॉमिस, तो पूछा है किस टीम ने की है पिंक प्रॉमिस, तो राजस्थान रॉयल्स ने करी है, आईपीएल की टीम है। अभियान क्या है, मतलब तो औरत हैं तो भारत है, ये अभियान है उनका, मतलब एक तरीके से मोटो टाइप का कि औरत हैं तो भारत है लोगो। तो ये है। अर्चना शंकर नारायणन का समुद्र की गहराइयों तक सफ़र है। तो अर्चना शंकर नारायणन के बारे में जानते हैं। भारत की पहली महिला फ्री ड्राइवर हैं। तो कौन सी है, महिला फ्री, जिन्होंने गहराई तक गोता लगाया है। तो फ्री डाइवर मतलब ड्राइवर नहीं, डाइवर जो पानी के अंदर जाते हैं तो गहराई में गोता लगाया है इन्होंने, तो फ्री डाइवर ये बने हैं। तो अगर नाम आ जाए तो क्या नाम है, अर्चना शंकर नारायणन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट का भूमि पूजन। तो नोएडा वाले एरिया में भी क्या होता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, योगी जी आदित्यनाथ ने जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को नया परिसर भूमि पूजन किया है। तो पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का कहाँ पे हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं, नोएडा वाले एरिया में है। यह केंद्र हैदराबाद के बाद माइक्रोसॉफ्ट का भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर हो जाएगा। वही रिसर्च डेवलपमेंट इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद सिफी टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर का शुभारंभ हुआ है। तो सिफी टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर ये भी कहाँ है, नोएडा में ही हुआ है। तो ये मेन है कि सिफी टेक्नोलॉजी का डेटा सेंटर तो कहाँ बना है, यहीं बना है नोएडा में। इसमें 120 मेगावाट तक डाटा सेंटर की क्षमता जो 120 मेगावाट के आसपास है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। तो सिफी वाला देखा। अब है यूपी में तकनीक और औद्योगिक विकास। तो तकनीकी और औद्योगिक विकास, तो मोबाइल फ़ोन के निर्माण में हम अग्रणी है। तो उत्तर प्रदेश भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माण का 65% है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 65%। सोचो उत्तर प्रदेश में फ़ोन बन रहे हैं पूरे भारत के, तो काफ़ी ज़्यादा है। और राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में भी 55% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करी है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद पिछले 5 वर्षों में 100 से ज़्यादा तक जो कंपनियों ने यूपी में अपना परिचालन मतलब स्टार्ट किया है, फैक्ट्री वगैरह। तो ये मेन है। तो देश का 65% हमें डाटा तो यही रखना है कि फ़ोन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं।
इसके बाद यूपी में 13 सालों में 3 गुना बड़ी प्रति व्यक्ति आय। यूपी में 13 सालों में 3 गुना हो गई ये प्रति व्यक्ति आय। मतलब अगर मान लो 1000 हुआ करता था, व्यक्ति कमाता था आज से लगभग 2000 के आसपास, और अब वो हो गई है 3 गुनी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे शुरुआती प्रति व्यक्ति आय जो हुआ करती थी 11-12 में, वो 32,000 हुआ करती थी, अब कितना हो गया 93,000 के आसपास हो गया। तो 13 सालों में 3 गुना बढ़ा है, ये हम याद रख सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जीडीपी और आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास तो 2023-24 में उत्तर प्रदेश का जीडीपी 25.63 लाख करोड़ पहुंच गई थी। राज्य की जीडीपी में वृद्धि दर 13.5% की है, जो औसत से काफ़ी अधिक है। उत्तर प्रदेश मतलब ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहा है। तो ये है। इंडस्ट्रियल विकास देखें तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, ये सारी चीज़ें मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, मेन बात है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ग्रामीण विकास की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने क्या किया, उत्तर प्रदेश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन का नाम दिया है। किसने? जो याद रखना एसबीआई ने। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन का उपनाम दिया है, जो तेजी से विकासशील राज्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान निभा रहा है। इसके बाद चीन, रसिया और ईरान तीनों अमेरिका के विरोधी हैं। तो चीन, रसिया और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है सिक्योरिटी बेल्ट 2025। तो पूछा है सिक्योरिटी बेल्ट 2025 क्या है? तो ये चाइना, रसिया और ईरान का एक नौसेना अभ्यास है। कहाँ हो रहा है? तो चाबहार बंदरगाह। चाबहार तुम जानते ही हैं, जब भारत से चलेंगे तो कराची के आसपास इधर से निकलेंगे तो चाबहार बंदरगाह मिलेगा ईरान में। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अभियान किया गया। तो पूछा है सिक्योरिटी बेल्ट है। अभ्यास में शामिल देश तीनों हमने देख ही लिए, तीनों देश शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे तौर पर मतलब जिन्होंने भाग लिया इनमें, अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान भी है, इराक है, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। तो ये हुआ। अगला है काशीनाथ सिंह को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो वाराणसी में आयोजित प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला तो यही है, वाराणसी में इस बार आयोजित हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उसमें इन्हें दिया गया है। तो काशीनाथ हैं, जो काशीनाथ सिंह हैं, ये हिंदी के साहित्यकार हैं और ये सारे हैं। तो अगर पूछा है किसे मिला है, काशीनाथ को मिला है। भारत में मतलब अभी क्या हो रहा है, पहली बार प्राइवेट कंपनी ने बनाया जो है LCA, क्या है ये, LCA MK3। कौन सा है? MK3। अब वो MK मतलब 1, 2 ऐसे कई सारे चलते। तो MK1A का रियल फ्यूजलेस तो एक निजी कंपनी है, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस। यह निजी कंपनी पहली बार हल्के लड़ाकू विमान है, इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या है, लाइट एयर कॉम्बैट होते हैं, तो ये इन्हें नाम दे दिया जाता है क्या है, LC और A, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर पूछ ले LCA क्या, लाइट कॉम्बैट मतलब हल्के लड़ाकू विमान। तो हुए उनमें MK जो है 1A, तो MK1A का फ्यूज सेल मतलब इन्हें डेवलप किया, मतलब बनाया है। तो पहला हिस्सा, पिछला हिस्सा है वो बना दिया है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने बनाया है, अल्फा टोकोल करके। तो अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस ने एक हिस्सा बना दिया है। अब HAL के बारे में बात करें तो HAL अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस ने तैयार किए गए जो फ्यूल सेल है उसे, जो फ्यूजलेस है, और उसे क्या किया है, फ्यूजलेस को HAL को सौंप दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी कंपनी ने किया है। सीरिया में हिंसा फैल गई है और उसके कारण 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो सीरिया की क्या, एक तो लोकेशन याद रखनी है। तो लोकेशन का अभी हमने देखा ईरान वाला एरिया, उसके बाद ईरान के बाद चलता है इराक वाला एरिया, और उसके ऊपर ही क्या दिखता है हमें, सीरिया दिखता है। तो सीरिया में अब जो होती है ना, वहाँ पे हिंसा वगैरह होती रहती है, चूँकि आतंकवादी और ऐसी सारी समस्याएँ देखी जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कहाँ पे। अब यहाँ पे राष्ट्रपति बशर अल असद जो अपदस्थ है, मतलब हटाए जा चुके हैं राष्ट्रपति बशर अल असद, उनके समर्थकों के बीच और संघर्ष सीरियाई सुरक्षा बल के बीच में ये जो है हिंसा हुई है, और इसमें 1000 से ज़्यादा सोचो मौतें हो चुकी हैं। माइटी द्वारा, अगला है माइटी के द्वारा टॉयकाथॉन। टॉय माने क्या, जो होते हैं खिलौने वाले, तो टॉय के लिए ही टॉयकाथॉन 25 के विजेताओं की घोषणा की है। तो श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोयम्बटूर को
इनके प्लेमेट टॉय के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो प्लेमेट टॉय इनने टॉय बनाया होगा तो उसके लिए इन्हें मिला है श्री कृष्ण कॉलेज को। द्वितीय पुरस्कार से हमें मतलब नहीं ना, तृतीय से है। तो ये है मेन चीज़ है कि ये है क्या टॉयकाथॉन। तो माइटी के द्वारा जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री उसके द्वारा ये माइटी के द्वारा ही किया गया। इसके तहत सीडैक द्वारा नोएडा में ये किया गया है। सीडैक जो अपना काम करता है, तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद अगला है फिशरीज स्टार्टअप कनक्लेव 2.0 है का आयोजन है। तो 8 मार्च को ये हैदराबाद तेलंगाना में मत्स्य पालन और के लिए ये आयोजन किया गया था। तो पूछा है फिशरीज स्टार्टअप कनक्लेव हैदराबाद तेलंगाना इन सब में आयोजित किया जा रहा है। फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज में क्या है 2.0 में कि फिशरीज स्टार्टअप चैलेंज 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखा हमने। अगला NFDA मोबाइल ऐप का शुभारंभ हुआ है। NFDA मोबाइल ऐप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया। पूछ ले जो अभी हमने मत्स्य संपदा पढ़ा है, तो राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर पूछा जाए कौन सी एक ऐप है जो अभी लॉन्च की गई है मछुआरों और इन सब के लिए, तो मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद है ग्रिडकॉन 2025 हुआ है। नवाचार ग्रिड लचीलापन में नवाचार लाना है। इसके अंतर्गत IICC यशोभूमि द्वारका में ये आयोजित किया गया है। तो ग्रिडकॉन कहाँ आयोजित किया गया है अगर पूछा जाए तो द्वारका वाला एरिया कौन सा है, गुजरात। वो द्वारका सिटी है जो गुजरात में है, कृष्ण वाली। ये द्वारका जो यशोभूमि एक मतलब एक कनक्लेव ऑफिस टाइप का बनाया है बड़ा सा, तो उसमें ही ये आयोजित किया गया है। इसके बाद देखें आयोजन किसने किया है, तो पावर ग्रिड के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस है। मुख्य विषय क्या है, इनोवेशन इन ग्रिड रेजिलियंस है, जिनमें विद्युत ग्रिड के क्षेत्र में नवीन तकनीक, टेक्नोलॉजी, इन सबको बढ़ावा देना। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर है। तो अगर पूछा है खंजर किन किन देशों के बीच में होता है, तो कौन सा, किर्गिस्तान में है। अब तुर्कमेनिस्तान पढ़ते हैं, जैसे वो स्थान वाली कंट्री आते हैं, तो नीचे सबसे पहले आता है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान कैसा, न्यूट्रल कंट्री है, थोड़ा स्विट्जरलैंड की तरह। तुर्कमेनिस्तान के बाद बीच में लैंडलॉक आता है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के बाद कजाकिस्तान, और फिर इस तरफ आ जाएगा किर्गिस्तान जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। और किर्गिस्तान के नीचे कौन सा आ जाता है, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान, तो किर्गिस्तान इसकी राजधानी भी बिश्केक है। तो इस वाले के साथ हमने खंजर किया है, खंजर 12। तो किर्गिस्तान के बारे में हमें देखना है, मतलब देख लिया हमने, तो ये किया गया। इनके साथ कौन सा, खंजर जो है अब सैन्य अभ्यास किया गया है। सैन्य अभ्यास जो है तो ये आयोजित किर्गिस्तान में ही आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रख सकते कहाँ पे किया गया है, तो किर्गिस्तान में ही इसका आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला है पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2025 में भाग लिया है। तो ये है कि जर्मनी में जो कहाँ हुआ है, ये बर्लिन आ गया ना, तो जर्मनी में। तो जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते के द्वारा इसका स्टार्टअप मतलब मंच जो स्टार्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यहाँ पे दुनिया के प्रमुख पर्यटन मेलों में से एक ये काम करता है। क्या है यहाँ पे, भारतीय कल्चर वगैरह है, संस्कृति के माध्यम से वहाँ पे बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करेगा, हम अपने कल्चर वाली चीज़ें करेंगे। तो चूँकि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा तो अपने यहाँ कल्चर, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना है। कहाँ पे ये हुआ है, तो जर्मनी में है। थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज, जैसे नाम क्या देते हैं, ट्रोपैक्स। तो ट्रोपैक्स याद रखना है। ट्रोपैक्स जो है ये अभी चल ही रहा है अभ्यास। तो इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और मतलब थल सेना, वायुसेना और नौसेना। पर इसमें अगर मैप में देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रोपैक्स कौन सा है, तो नौसेना। तो यही ज़्यादा याद रखना है। तो ज़्यादा कहाँ किसकी हिस्सेदारी होती है ट्रोपैक्स में, जो है नौसेना की है। तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नौ, वायु, थल, इन सारी सेनाओं के बीच क्या करना है, समन्वय स्थापित हो सके युद्ध ऐसी सिचुएशन आए तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, 8 से लेकर 10 मार्च तक के सारे करेंट अफेयर।